नमस्कार, मैं ईशान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 545 तक कल हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज उसके आगे श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 546 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है लाइकेन के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, लाइकेन का जो प्रश्न है वो कई बार हमारी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो थोड़े प्रश्न को लाइकेन के ऊपर रखते हुए साथ में थोड़ा उसमें बदलाव किया गया है कि कुछ अलग आ जाए तो कैसे उसको डील किया जाएगा। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि लाइकेन नीले हरे शैवाल और कवक का सहजीवी अस्तित्व है। ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु का सहजीवी अस्तित्व है। ठीक है। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम पाया जाता है उसकी बात हो रही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि जो जूजेंथिला जो एल्गी होती है, जो प्रवाल भत्तियों के साथ पाई जाती है सहजीवी अस्तित्व में, उसकी बात कर रहा है। लेकिन क्या वो होते हैं? ऑप्शन डी कह रहा है कि जो फलीदार पौधों के साथ माइक्रोरीजा का सहजीवन है। माइक्रोरीजा क्या है? माइक्रोरीजा एक जो है ना माइकोरीजा बेसिकली ये एक तरह की फंगी है जो जड़ों में पाई जाती है, किसके? फलीदार पौधों के। तो लाइकेन का जो है उत्सर्जन या लाइकेन क्या यहाँ पाए जाते हैं? किस चीज़ को लाइकेन कहा जाता है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो देखिए, हमें जैसा पता है कि लाइकेन एक मोटा मोटा कि शैवाल और कवक का सजीवी अस्तित्व है। अब कौन सा शैवाल है उसके में कई तरह की बातें कह दी गई। तो जो नीला हरा शैवाल है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं, उसका और कवक का सहजीवी अस्तित्व जो है उसको हम लाइकेन बोलते हैं। और ये प्रदूषण जहाँ होता है वहाँ पर नहीं उगते। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। पैरा लिख का सही उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए ना इसमें भी देख लीजिएगा कि इसमें कौन सी एल्गी है। ये सारे बी सी डी के साथ जो जो एल्गी लिखी हुई है जिसके साथ सहजीवन, वो सही लिखे हुए हैं। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना, कि राइजोबियम कहाँ मिलता है, जूजेंथिली कहाँ मिलती है। जूजेंथिली एक काई या कवक है, और माइक्रोरीजा क्या है? एक तरह का माफ़ कीजिएगा, माइक्रोरीजा कवक है, और जो जूजेंथिला है ये शवाल है। ठीक है, एल्गी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 547 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि जो स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी है वो किस कारण से होती है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो हमें एक चीज़ पता है कि किससे होती है? प्रोटोजोआ से। और कौन सा प्रोटोजोआ है वो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको वो प्रोटोजोआ पहचानना है, क्योंकि आजकल प्रश्न थोड़ा जो है अंदर डीप पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रश्न भी उसी प्रकार से लेके आए हैं कि अगर थोड़ा कठिन प्रश्न आ जाए तो कैसे डील किया जाए। प्रोटोजोआ से होता है, लगभग किताबों में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ के पूछा हुआ है, तो देख लीजिए। ये जो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी है ये अमूमन ऐसे इलाकों में होती है जहाँ पर, जैसे जो अफ्रीका का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जो इक्वेटर के आसपास का है, वहाँ ये स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। ठीक है, ये किससे होती है? ट्रिप्सोनोमा नामक प्रोटोजोआ से। एक मक्खी होती है जिसका नाम है टिसी टिसी। ठीक है, ये जो मक्खी होती है इसके ऊपर ये ट्रिप्सोनोमा नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है, और इस मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। जैसे डेंगू जो बीमारी है वो मच्छर के काटने से तो होती है, पर डेंगू क्या है? अपने आप में वायरस है एक, है ना, और लेके कौन जा रहा है? उसका वेक्टर कौन है? मच्छर। इसी प्रकार से ये हो तो रही है ट्रिप्सोनोमा नामक प्रोटोजोआ से बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, लेके कौन जा रही है? टिसी टिसी फ्लाई। ठीक है, अब इसके जो है देख लेते हैं लक्षण क्या होते हैं। इसमें क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस बीमारी में जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। ठीक है, और आदमी का जो है ना कहते हैं उसे, जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब चलना फिरना जो है वो दूभर हो जाता है ऐसे में। ठीक है, प्रश्न नंबर 547 हमने देखा, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 548 है कि लाल ज्वर क्या है। लाल ज्वर के बारे में शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। तो लाल शैवाल की कोशिका भित्ति जो जमा हो जाती है, उसका जब संचय होता है तो उसकी बात हो रही है। एक्यूमुलेशन ऑफ सेल वॉल और डिपॉजिट ऑफ रेड एल्गी। ठीक है,
ऑप्शन बी कह रहा है पानी में लाल रक्त कोशिकाओं का संचय होना। ऑप्शन सी कह रहा है लाल शैवाल के तेजी से गुणन के कारण पानी का रंग। और ऑप्शन डी तेजी से प्रजनन के कारण स्वर्ण शैवाल का प्रसार। तो देखिए, एक चीज़ तो इसमें जो हम गलत कर सकते हैं कि लाल ज्वर आता है पानी में, और ऐसा प्रतीत होता है कि पानी लाल हो गया है। असल में पानी लाल नहीं होता है, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है, लाल ज्वर कोई गंदगी नहीं है कि ये गंदगी गिरने से पानी का रंग लाल हो गया। जैसे आमतौर पर हमारी नदियाँ जो आजकल शहरों के पास से गुजरती उनका पानी अमूमन काला हो जाता है। जो हाल दामोदर का है या जो हाल यमुना नदी का हो गया है दिल्ली के आसपास यमुना नदी का। खैर, वापस प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए, स्वर्ण शैवाल से नहीं होगा, लाल रंग की बात हो रही है। दूसरा, लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो पानी में तो नहीं बहेंगी ना। लाल रक्त कोशिकाएं तो शरीर के अंदर रहती है, शरीर के बाहर निकलने के बाद लाल रक्त कोशिकाएं मृत हो जाएंगी, तो ये भी नहीं होगा। बाहर निकलते ही खून किस रंग का हो जाता है? धीमे धीमे काला होने लगता है ना। जो लाल खून है वो जम जाता है, पानी में तो संचय हो नहीं सकता। ये ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया। ऑप्शन ए और सी पे बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? एक्यूमुलेशन ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स ऑफ रेड एल्गी, लाल शैवाल की कोशिका भित्ति का जमा होना। ऑप्शन सी कह रहा है लाल शैवाल का तेजी से गुणन के कारण पानी का रंग। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। होता क्या है, जैसे पीछे अभी हमने ऑप्शन में देखा था ब्लू ग्रीन एल्गी हरे रंग की होती है, इसी प्रकार एक जो लाल शैवाल है लाल रंग की होती है। ठीक है भाई, शैवाल की एक प्रजाति है। अब इसमें क्या होता है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो लाल रंग है, जो हमें पता है कि हरे रंग में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। लाल अगर होगा तो उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा और क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये बात तो पहली। दूसरा, अब ये क्या होता है, लाल शैवाल की जब एक लेयर पानी के ऊपर आ जाती है, उसका जमाव होता है, तो क्या नीचे जो समुद्र सूर्य की रोशनी पानी के नीचे पहुंचनी चाहिए वो पहुंचनी बंद हो जाती है। तो क्या होता है, नीचे धीमे धीमे जो और पेड़ जो इसके नदी के तट पर या तालाब के तट में जो जम रहे हैं सतह पर, वो मरने लगते हैं और ऑक्सीजन जो है वो पानी में कम होने लगती है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो स्तर है वो पानी में गिरने लगता है और क्या होता है, धीमे धीमे जो तालाब है उसमें जीव मरने लगते हैं अंततः। ठीक है, तो धीमे धीमे मृत्यु हो जाती है जीवों की, तो इसलिए घातक है। ठीक है, लाल ज्वर के बारे में बात कर ली, ऑप्शन देख लिया, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 549 आपके सामने पूछ रहा है कि विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये चार अलग अलग तरह के आपके सामने कथन दिए हुए, इसमें गलत चुनना है। पहला कह रहा है कुछ परजीवी कवक मनुष्य में रोग पैदा करते हैं, तो ये बात सही है। जैसे कवक की बीमारियां, एक होती है धोबी इच, नाम सुना होगा, धोबी खुजली जो होती है वो हो गई। एक होती है स्कैबीज बीमारी, इसमें पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। एक बीमारी होती है एथलीट फुट। ठीक है, ये भी जो है कवक से होने वाली मनुष्य में बीमारी है। ठीक है, तो ये बात सही है, कवक मनुष्य में रोग पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है लाइके जो है वो सहजीवी का एक उदाहरण है, तो ये भी हमने देख ही लिया पहले ही प्रश्न में। ऑप्शन सी कह रहा है कि मनुष्यों में जो जूं है वो एंडोसिम्बायोसिस का उदाहरण है। एंडोसिम्बायोसिस का मतलब हो गया जो है अंदरूनी जो सहजीविता होती है उसका उदाहरण है। तो ये गलत है। अब इस पर चर्चा करेंगे पहले, है ना। ऑप्शन डी देख लेते हैं। डी कह रहा है कि कवक की कोशिका भित्ति पॉलीसेक्राइड से बनी है, तो सही बात है, कवक की कोशिका भित्ति चिटिन और पॉलीसेक्राइड की बनी होती है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। गलत कौन सा हुआ? सी। इस पर आइए विस्तार से चर्चा करें। देखिए, मनुष्यों में जो जूं लगती है वो कहाँ लगती है, होता है ना कि पहले जो सर वगैरह होता है उसमें जूं लग जाती है, जूं जो लाइस कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। ठीक है, तो वो क्या होती है, अभी क्या कह रहा है, अंदरूनी सिम्बायोसिस। पहली बात तो ये जानने की ज़रूरत है कि जूं देखो सहजीविता ऐसी होती है रिलेशन जिसमें दोनों जीव जो उसमें हैं उन दोनों का फ़ायदा हो रहा है। जैसे लाइकेन में होता है, कवक भी है शैवाल भी, दोनों का फ़ायदा होता है। पहली बात तो जूं जो है
उससे जूं का फ़ायदा होता है केवल वो हम जिसके सर में लगती है उसका खून चूसती है। भाई इंसान को तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, कोई जो कुछ दे नहीं रही। तो ये सिम्बायोटिक या सहजीवियन ना होके क्या है, पैरासाइटिक, पहली चीज़। ठीक है, तो सहज सिम्बायोसिस खत्म हो गया, सहजीविता। अब बात कर रहे हैं एंडो की। एंडो हो गया अंदरूनी। तो जूं अंदरूनी नहीं होती, ठीक है, वो खोपड़ी पर चिपक कर वहाँ से खून पीती है। अंदरूनी हो गया कि शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर कौन पहुँच जाता है, जैसे जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, वो शरीर के बाहर के साथ साथ अंदर से भी रोग फैलाते हैं। ठीक है, जैसे बड़ा अच्छा उदाहरण आजकल कोविड से हम लोग सब वाकिफ़ हैं। ठीक है, फेफड़ों में परेशानी करता तो फेफड़े अंदर हुए, तो वो कैसा हो गया, अंदरूनी हो गया। और पहली बात जो जूं है वो भारी है, साथ ही साथ सिम्बाइसिस ना होकर पैरासाइटिक है, तो बोला जाएगा एक्सो पैरासाइटिक। ठीक है, सी गलत क्यों है इस पर हमने चर्चा कर ली, गलत पूछा था, सही उत्तर हो गया सी। आगे बढ़ा जाए। 67 और 68 बीपीएससी के लिए मेंस क्लासेस हमारे यहाँ 3 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं, और 68 बीपीएससी के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट क्लासेस 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। आप लोग चाहें तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 550 आपके सामने है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ब्रूइंग ऑफ बियर। जो बियर होती है ये कैसा है, एक तरह एल्कोहलिक बिवरेज है। इसमें अल्कोहल पाया जाता है कितना, लगभग 4 से 8%। ठीक है, क्या पाया जाता है, अल्कोहल। अल्कोहल में भी क्या पाया जाता है, इथेनॉल। इसको बोलते हैं C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल। जो अल्कोहल शब्द है वो तो एक ग्रुप होता है ना, OH, जिसके साथ लग जाए। खैर, जब रसायन विज्ञान में ऑर्गेनिक रसायन विज्ञान जब हम पढ़ेंगे तब इस बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। बहरहाल इतना समझना काफ़ी है कि बियर जो होती है इसमें 4 से 8% इथाइल अल्कोहल पाया जाता है, या इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये बनती किससे है, तो इसमें आपको दिए हुए हैं ये क्या इसके लिए पेंसिलियम जिम्मेदार है, क्या खमीर जिम्मेदार है, क्या क्लब फंगी, या क्लब कवक, या मशरूम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि ABCD ये 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं सब के सब कवक हैं। ठीक है, पेंसिलियम भी कवक है, खमीर या ईस्ट भी कवक है, सी तो बता ही रहा, और मशरूम भी कवक है। पहली बात तो हमें ये पता चली। अब बियर बनाने के लिए क्या जिम्मेदार है, खमीर। तो होता क्या है, अल्कोहल बनाने की क्या प्रक्रिया है उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो कच्ची शराब का हम लोगों ने नाम सुना है, कई बार न्यूज़ में होता है कच्ची शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो गई। वो क्या होता है कि गन्ने का जो रस है उसको, वो क्या है, कुल मिला के शुगर है, C12H22O11, सुक्रोज है जो गन्ने के रस से हमें प्राप्त होता है। इस गन्ने के रस को क्या करते हैं, मटकी में डालकर और ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं जिससे हवा नहीं लगती। तो जो बियर या अल्कोहल कब बनता है, जहाँ ऑक्सीजन का अभाव होता है। ठीक है, तो वहाँ बन जाएगी अल्कोहल, और उसमें थोड़ी खमीर या ईस्ट डाल दिया जाता है तो अल्कोहल बना लेंगी। और यहीं अगर उसका ज़मीन के अंदर ना डाल के उसमें ऑक्सीजन जाने देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सिरका या एस्टिक एसिड। ठीक है, ये फ़र्क है। हवा लगेगी तो सिरका बन जाएगा, हवा नहीं लगेगी तो शराब बन जाएगी। प्रश्न नंबर 550 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 551 आपके सामने प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा वृक्ष है। तो देखिए, फैक्ट बेस्ड सवाल है, केवल इसका जवाब दे देते हैं सीधा सीधा। जो रेडवुड ट्री या लाल लकड़ी के पेड़ होते हैं ये विश्व के सबसे ऊंचे पेड़ों में से एक है ना, सबसे ऊंचे हैं इनफैक्ट। और ये किसके भीतर आते हैं तो बात कर लेते हैं, वो हमारा जीव विज्ञान का प्रश्न है। तो जिम्नोस्पर्म, इसका जो वर्गीकरण है उसमें जिम्नोस्पर्म्स के अंडर कौन आएगा, रेडवुड ट्री या लाल लकड़ी का पेड़। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अमेरिका में। जो USA है, USA का जो कैलिफोर्निया प्रांत है, कैलिफोर्निया प्रांत है, वहाँ ये पाए जाते हैं। और आप हमें ये बताएंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, कैलिफोर्निया जो प्रांत है वो
अमेरिका के जो है ईस्ट या ईस्ट कोस्ट पर पड़ता है कि वेस्ट कोस्ट पर पड़ता है, ये आपके जो है भूगोल में पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, तो बताइए कि जो है पश्चिमी तट पश्चिमी तरफ है कि पूर्वी तरफ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 551 हमने देखा, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 552 आपके सामने ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन यूकैरियोटिक सेल नहीं है। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में ये फ़र्क है कि यूकैरियोटिक वो सेल होते हैं जिनमें कोशिकांग पाए जाते हैं, जो विकसित हैं कोशिकाएं, और प्रोकैरियोटिक वो होती हैं जिनमें कोशिकांग जो है वो ना के बराबर होते हैं। ठीक है, नाभिकी जो होती है वो अलग से उसमें नाभिकी झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है, और ये आपका जो ठीक है, तो नाभिकी झिल्ली नहीं पाई जाती। अब बात हो रही है यूकैरियोटिक की, नहीं है, नहीं पूछा है, तो कौन कौन सा यूकैरियोटिक है वो देख लेते हैं। तो पौधे जो पेड़ हैं वो यूकैरियोटिक में आते। देखिए 5 वर्गीकरण होते हैं अमूमन जो कार्ल लिनस ने दिए थे। कौन कौन से, जितने जीव जंतु उनको 5 भाग में बांटा था। तो पहला था उसमें मोनेरा, मोनेरा। ठीक है, दिया भी हुआ है ऑप्शन डी। उसके बाद एक था प्रोटिस्टा, एक था कवक या फंगी, 3 एक था पौधे या प्लांटाई बोला था उसने, और चौथा आखिरी था एनिमिला। ठीक है, तो ये 5 वर्गीकरण थे। अब इसमें मोनेरा को छोड़कर बाकी जो 4 वर्गीकरण और हैं वो सारे यूकैरियोटिक हैं, और मोनेरा ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक है, तो नहीं पूछा है। मोनेरा के भीतर कौन आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे जो जीवाणु हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 552 हमने देखा, आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 553 आपके सामने है। ये पूछा है इनमें से कौन गोल्गी तंत्र का कार्य नहीं है। तो गोल्गी तंत्र कहाँ पाया जाता है, कोशिका के अंदर, एक तरह का कोशिकांग है ना, सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो गोल्गी तंत्र क्या है। गोल्गी तंत्र को पहली बात तो पोस्टमैन ऑफ द सेल या कोशिका का डाकिया कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है लिपिड्स का निर्माण करना। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स का और ग्लाइकोप्रोटीन का। और क्या काम होता है, प्रोटीन की पैकेजिंग का भी ये कार्य करता है, प्रोटीन का संशोधन भी करता है। ठीक है, बस प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता, नहीं पूछा है। प्रोटीन संश्लेषण का काम कार्य कौन करता है कोशिका में, तो ये करता है ईआर। ईआर क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में, ये भी कोशिकांग है, गोल्गी तंत्र भी एक कोशिकांग है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 553 हमने देखा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फैक्ट बेस्ड सवाल है, ये चीज़ें जो है याद करनी पड़ेगी आपको, समझाने लायक इसमें कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमणि IAS अकेडमी BPSC 67 और 68 के लिए लाया है मेंस टेस्ट सीरीज। GS के टेस्ट 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ हमारे 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस, सोशोलॉजी के लिए। इसमें 20 टेस्ट पूर्ण रूप से डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-08 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 554 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, द मेथड बाय विच लीफ पिगमेंट्स ऑफ एनी ग्रीन प्लांट्स कैन बी सेपरेटेड इज कॉल्ड एज। जिस विधि से किसी भी हरे पौधे के पत्तों के रंग द्रव्यों को अलग किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है। तो नीचे जो है अलग अलग तरीके दिए हुए हैं, प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, उससे कहा जा रहा है कि रंग द्रव्यों को अलग करना है। तो किससे होता है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन या संक्षेपण में क्या होता है कि भाप है उसको ठंडा कर दिया तो भाप जम जाएगी और पानी मिल जाएगा। तो क्या उससे रंग अलग होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जो वॉशिंग मशीन में कपड़ा सूखता है उससे क्या होता है, बहुत तेज़ से किसी धुरी पर किसी चीज़ को घुमा दिया जाता है तो बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है।
उससे पानी कपड़े से अलग हो जाता है, ठीक है। और खून से जो प्लाज्मा अलग किया जाता है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से होता है, रंग अलग नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो एक क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक है ना, इससे रंग अलग होते हैं। आप लोग इसे भौतिकी में ही पढ़ते होंगे अपनी फिजिक्स में, ठीक है। डिस्टिलेशन आसवन तो एक तरह की छानने की प्रक्रिया है ना, तो इससे भी अलग नहीं होंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है ना, एक पेपर होता है, ठीक है, उस पर मान लीजिए पेपर है क्रोमेटोग्राफी में, तो इसमें क्या होता है, जो रंग होता है वो अलग अलग हिसाब से फैलता है। ये मान लीजिए हरा रंग है तो यहाँ तक फैलेगा, कोई और रंग है वो यहीं तक रह गया, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर रंग अलग किए जाते हैं इसमें। एक बहुत आपको मोटा मोटा बता दिया क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि जब भी रंग द्रव्यों को, किसी भी रंग द्रव्यों को जो अलग करने की प्रक्रिया है वो क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से अलग किए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 555 आपके सामने प्रश्न पूछा है कि इन विच रेस्पिरेटरी पार्ट डज द डिफ्यूजन ऑफ गैस टेक्स प्लेस। गैस का विसरण किस श्वसन भाग में होता है, तो बताइए। क्या वो एल्वेली हैं, क्या वो ब्रोंकाई हैं, क्या वो ब्रोंक्यूल्स हैं, क्या वो श्वासनली है। तो इसको फिर बना लेते हैं रोज़ की तरह। आशा करता हूँ श्वसन प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोग रोज़ एक आध क्वेश्चन श्वसन प्रक्रिया का करते ही हैं। मनुष्यों की बात हो रही है, ये मान लेते हैं लंग, ठीक है। तो एक गुब्बारे रूपी संरचना जो, इसको क्या बोला जाएगा, एल्वेली। ये छोटी छोटी शाखाएं, इनको बोला जाएगा ब्रोंकी, ठीक है। ये माफ़ कीजिएगा, छोटी वाली शाखाओं को बोला जाएगा ब्रोंक्यूल्स, जो बड़ी वाली शाखा है उसको बोला जाएगा ब्रोंकी। ये श्वास नली का भाग हो गया ऊपर वाला, ठीक है। तो अंततः हवा का जो है विसरण या डिफ्यूजन कहाँ से हो रहा है, तो इन गुब्बारे नुमा संरचनाओं से, जिनको हम एल्वेली बोलते हैं। इनसे रक्त कोशिकाएं जुड़ी होती हैं ना, रक्त वाहिकाएं, ठीक है, सभी से जुड़ी होंगी ढेर सारी। तो क्या सही उत्तर हो गया, ए ऑप्शन एल्वेली, ठीक है। प्रश्न नंबर 555 हमने देखा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 556 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन रक्त के जमाव में शामिल नहीं होता। तो रक्त जमाव की प्रक्रिया कब होती है, जब भी चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि खून जम गया है ना, और खून का स्राव खत्म हो गया है। इस प्रक्रिया को कोगुलेशन या रक्त के जमाव को कहते हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं है, इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे, इसलिए आज एक अलग स्लाइड लेते हैं, उस पर अच्छे समझ में आएगा। फिर इस प्रश्न पर वापस आएंगे समझने के बाद, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे खून में ना प्रोटीन होता है, तो जब चोट लगती है तो उस समय एक शॉक पहुंचता है खून के अंदर। उससे क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, उनमें कैल्शियम होता है, और प्रोथ्रोम्बोबिन, ये तीनों मिलके, मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन ये पहला वाला और कैल्शियम मिलके ये वाला जो एंजाइम है प्रोथ्रोम्बोबिन, इसको झटका देते हैं, जगाते हैं। तो ये क्या होता है, ये थ्रोम्बोबिन में बदल जाता है। प्रो का मतलब हो गया थ्रोम्बोबिन से पहले, ठीक है, याद ऐसे ही होता है। प्रोथ्रोम्बोबिन, प्रो मतलब पहले, तो थ्रोम्बोबिन से पहले क्या बना, प्रोथ्रोम्बोबिन जाके थ्रोम्बोबिन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब पीछे जो थ्रोम्बोबिन बना था वो क्या करेगा, ब्लड में एक प्रोटीन और पाया जाता है जिसका नाम है फिब्रिनोजन। तो वो थ्रोम्बोबिन, जो प्रोथ्रोम्बोबिन और कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन से मिलके बना था, वो बनाएगा थ्रोम्बोबिन, और थ्रोम्बोबिन और फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये मिलके क्या बना लेगा, फिब्रिन। और ये जो फिब्रिन है ये एक तरह की जाली है, ठीक है। जहाँ चोट लगती है वहाँ पर इस जाली का निर्माण हो जाता है, और इस जाली में क्या होता है, आरबीसी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये आके उसमें फंस जाती हैं। और ये जो फंसने की वजह से क्या होता है, धीमे 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 धीमे, देखा होगा जब सबसे पहले चोट लगती है तो उस पर एक सफ़ेद झिल्ली से जम जाती है, ठीक है, और उस वो झिल्ली धीमे धीमे फिर खून को रोक लेती है, ठीक है। इसी प्रकार से खून रुकता है, देखा होगा बचपन में चोट खाई होगी तो।
तो आरबीसी और आरबीसी जो है, फिब्रिन और आरबीसी मिलके क्या बना लेते हैं, ये क्लॉट, ठीक है, जो थक्का बन जाता है और जो आगे चल के सूख के खुरन बन जाती है। आपको केमिकल रिएक्शन जो इसमें हो रही है वो समझा दी गई है। हम प्रश्न पे वापस चलेंगे। प्रश्न नंबर 556 था, ये पूछा है कि रक्त के जमाव में कौन कौन शामिल नहीं है। तो देखिए, हमने देखा थ्रोम्बोबिन को बनते हुए, ठीक है, हमने फिब्रिन को देखा है, जाली बनती है, और कैल्शियम का इस्तेमाल देखा, कैल्शियम काम आता है। तो कौन सा नहीं होगा, तो इसमें नहीं होगा ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, हिंदी वाली साइड में लिखना रह गया, ये ट्रिप्सिनोजन होगा, हिंदी में भी ट्रिप्सिनोजन कहता है। अब तो ट्रिप्सिनोजन नहीं है, तो ट्रिप्सिनोजन क्या है और क्या करता है। तो ट्रिप्सिनोजन जो है ये किससे निकलता है, अग्नाशय से, अग्नाशय या पैनक्रिया से निकलने वाला एक स्राव है, ठीक है, जो कहाँ पहुँचेगा, छोटी आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसा से लिखे दे रहे, समझ जाइएगा, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, और ये पाचन तंत्र का हिस्सा है, ठीक है, उसका रक्त के जमाव से कुछ लेना देना नहीं है। प्रश्न नंबर 556 विस्तार में हम लोगों ने चर्चा की, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया आपको आशा करता हूँ। प्रश्न नंबर 557 आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैव नेफ्रेडिया एज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से किस फाइला में नेफ्रेडिया एक उत्सर्जन संरचना के रूप में मौजूद होता है। तो जैसे हमारे शरीर में किडनी होती है, इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, उसी प्रकार से नेफ्रेडिया का भी रोल है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो अभी पूछ रहा अलग अलग आपको फाइला दिए हुए हैं, तो नेफ्रेडिया आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, क्या ये एनलिडा में पाए जाते हैं, क्या ये प्लेटी हेलमिन्थेसिस में पाए जाते हैं, क्या ये कॉर्डाटा में पाए जाते हैं, तो बताइए किस में पाए जाते हैं। तो देखिए ऐसा है, ये जो नेफ्रिडिया है ना, ये अमूमन पाया जाता है कीट प्रजाति में या कीट में, और कीट किसके भीतर आते हैं, माफ कीजिएगा, एनेलिडा में पाया जाता है, कीट में नहीं, ठीक है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर गए, एनेलिड्स में पाया जाता है, ठीक है। और एनेलिड्स का उदाहरण एक बड़ा अच्छा है केंचुआ या अर्थवॉर्म। मुख्यतः जो केंचुआ होता है, जो बरसात के मौसम में खेतों में दिख जाता है किसानों का, जिसको दोस्त कहा जाता है, उसमें वो एनेलिडा के भीतर आता है, और सभी एनेलिडा में नेफ्रिडिया के माध्यम से उत्सर्जन होता है ना, ठीक है, ये याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 557 हम लोगों ने देखा, आगे बढ़ेंगे। चंदमणि IAS अकेडमी BPSC के लिए 68 कोर्स लेके आया, क्लास एंड टेस्ट सीरीज, जिसके लिए GS एंड क्लास जो है 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, और 41 टेस्ट डिस्कशन के साथ कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 558 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, हाउ मेनी वर्टिब्रेट डू ह्यूमंस है, मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें मुख्यतः कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, सीधा सीधा फैक्ट बेस्ड सवाल है, इसका सही उत्तर तो होगा 26, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला वर्गीकरण होता है गर्दन, ठीक है, कंधे से ऊपर ऊपर जो गर्दन की हिस्सी है, जो मस्तिष्क को जोड़ती है सबसे ऊपर, पहला हिस्सा वो हो गया। दूसरा हो गया गर्दन से लेकर आपकी जहाँ तक पसलियाँ होती हैं, है ना, जिसको थोरिक बोलते हैं। हम लोगों ने देखा था ऊपर वाला होता है सर्वाइकल, लोगों को कई बार सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है जब गर्दन में पट्टा पहनने लगते हैं, तो सर्वाइकल हो गया गर्दन का हिस्सा। फिर गर्दन से लेकर पीछे पसलियों तक बोला जाता है थोरिक, थोरिक कैविटी, जिसमें हमारे फेफड़े और दिल आते हैं, ठीक है। उसके नीचे जो है पसलियों से लेकर कमर तक एक हिस्सा ये हो गया तीसरा, और फिर चौथा और पांचवा उसके नीचे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब उसमें कितनी कितनी हड्डियां हैं, तो एक मोटा मोटा देख लेते हैं कि गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है, जो सबसे पहला भाग है, उसमें 7 हड्डियां सर्वाइकल में, ठीक है। उसके बाद जो पसली वाला भाग है, जिसको थोरिक बोला जाता है, उसमें 12 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो ल्यूम्बर है, जो पसलियों से लेकर कमर तक जा रहा है, उसमें 5 हड्डियां पाई जाती हैं, और बचे हुए हिस्से में 1 और 1 कुल मिला के जोड़ 26 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 हिस्सों में
मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी है उसको वर्गीकृत किया जाता है। कुल मिला के 26 हड्डियाँ इसमें होती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 558 हमने देखा, हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 559 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, अब अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में मुख्य क्या विभिन्नता होती है, क्या फ़र्क होता है? बस फ़र्क ये है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं ये किसी नलिकाएं या किसी अलग ग्रंथियों या चैनल्स के माध्यम से नहीं जाता है। ठीक है, ये कहाँ होती है? ये डायरेक्ट जो है रक्त में प्रवाहित होती हैं, ब्लड में डायरेक्ट डाल दी जाती हैं और शरीर में ब्लड के माध्यम से ही पहुँचती है। ये इसकी खासियत है किसके? अंतःस्रावी ग्रंथि की। तो उसके भीतर कौन कौन सी आती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड आती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। एक पीनियल ग्लैंड आती है, ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। अधिवक्र या एड्रिनल ग्लैंड ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो गुर्दे हैं या किडनी है उनके ऊपर पाई जाती है। पसीना ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, शरीर में पसीना आता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और कौन सी नहीं है? आंसुओं की ग्रंथि, जिनको लैक्रिमल ग्लैंड्स बोलते हैं। देन आपकी जो है मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये सब जो है कैसी ग्रंथियाँ हैं? बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और पसीना ग्रंथि भी उसी में आती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 559 हमने देखा, हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 560 आपके सामने ये पूछ रहा है कि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है उनमें से कौन सा हार्मोन निकलता है इनमें से। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सोमेस्टोस्टेनिन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी मेलेटोनिन, ऑप्शन डी थाइमोसिन और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ऐसा है, जो सोमेस्टोस्टेनिन है ये निकलता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। इसका काम क्या होता है? लंबाई बढ़ाना इंसान की, जब तक निकलेगा तब तक लंबाई बढ़ेगी। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि से। ठीक है, मेलेटोनिन मेलेटोनिन निकलता है पीनियल ग्रंथि से, पीनियन। ठीक है, और मेलेटोनिन का क्या काम होता है? नींद आना। ठीक है, ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है। ये पीनियल हो गया, ये पिट्यूटरी हो गया, और ये सोमेस्टोस्टेनिन हो गया। ठीक है, हाइपोथैलेमस का पूछा था तो उत्तर ए सही हो जाएगा। हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 561 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 561 पूछ रहा है कि जो लेडिक सेल्स हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेडिक कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो क्या ये टेस्टोस्टेरोन है, क्या ये एजेस्ट्रॉन है, क्या ये प्रोजेस्ट्रॉन है, क्या ये एस्ट्रियोल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो देखिए ऐसा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन ये क्या है? ये फीमेल है, फीमेल हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये मर्दाना या मेल हार्मोन है। ठीक है, अब क्या होता है लेडिक कोशिकाएं, तो जो टेस्टोस्टेरोन है ये किससे निकलता है? ये निकलता है टेस्टिकल से। ठीक है, टेस्टिस से, जो पुरुषों में पाई जाती है। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये ओवरी से निकलता है, जो महिलाओं में पाई जाती है। तो टेस्टिस जो है ना, इसी का हिस्सा होता है लेडिक कोशिकाएं, और ये क्या रिलीज करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, लेडिक कोशिकाएं पुरुषों में पाई जाती हैं, टेस्टिस का हिस्सा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया लेडिक कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, प्रश्न नंबर 561 हमने देखा, हम लोग आगे चलेंगे। चंदमणि IAS अकेडमी BPSC 67 और 68 के लिए लेके आया है मेंस ऑप्शनल कोर्स फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, फिलोसफी, LSW, होम साइंस, सोशलॉजी के लिए 2 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें क्लास नोट्स और आंसर राइटिंग भरपूर कराई जाएगी। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 800-2255-08 पे कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 562 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है मोर का द्विपद नामकरण क्या है? द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ पिकॉक इज। तो देखिए हमारे राष्ट्र पक्षी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या ये पैवो क्रिस्टेटस है, क्या ये कॉर्वस कोरोन है? कोरोन को कोरोना से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है जायपस इंडिकस,
ऑप्शन डी है पैसर डोमेस्टिकस, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए मोर जो है ना, पिकॉक को कहा जाता है पैवोक्रिस्टिस। ठीक है, ये तो हो गया इसका उत्तर। अब बाकी क्या है उनके बारे में देख लेते हैं। तो कॉर्वस कॉर्न जो है, ये नाम है कौए का, जो घरों में काला कौआ बैठ के काँव काँव करता है, उसका नाम देखिए कितना भयंकर बन गया है, कॉर्वस कॉर्न। ठीक है, ये कौआ है हमारे घर में जो काला आ जाता है। फिर जायपस इंडिकस, ये कहीं नाम सुना सुना लग रहा है, जो गिद्ध होता है, ठीक है ना, उसका ये जो वल्चर, इंडियन वल्चर जो होता है, भारतीय गिद्ध, उसका नाम है जायपस इंडिकस। इंडिकस कुछ याद आ रहा है, जो हमारे गाय पाई जाती है उसके नाम में भी इंडिकस लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन डी है पैसर डोमेस्टिकस। पैसर डोमेस्टिकस क्या है? तो जो गौरैया चिड़िया होती है या स्पैरो, आजकल दिखनी बंद हो गई है, मोबाइल टावर उसके पीछे कारण बताया जाता है। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया पैसर डोमेस्टिकस। ये सभी एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में मैच द फॉलोइंग में हो सकता है पूछ ले। ठीक है ना, इसलिए बड़े कॉमन लेके आए हैं जो अमूमन हमारे सामने दिखाई देते हैं। पहली बात, अब आप ये इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि भारत में जो गिद्धों की संख्या कम हो गई है, या लगभग खतरे के कगार पे हैं ये लोग, वो किस जो है जानवरों को कौन सी ऐसी दवाई दी जाती थी जिनकी वजह से गिद्धों की मृत्यु हो गई। ठीक है, जानवरों के जो मृत शरीर था उन पर निर्भर थे गिद्ध, उनको दी जाने लगी तो गिद्ध की उससे धीमे धीमे मृत्यु हो गई, वो शव खाने की वजह से। ठीक है, प्रश्न नंबर 562 हमने देख लिया। और अच्छा, एक चीज़ और बताई देते हैं इसमें कि जो द्विपद नामांकरण जो है ना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये शुरू किया था कार्ल लिनस ने। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लिनस। ठीक है, इन्होंने दिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 562। तो हम लोगों ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चर्चा कर ली, एक आंसर आप लोग हमें देंगे। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 563 आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पाइसेस। पाइसेस क्या है? फाइलम है, मछलियाँ आती हैं इसमें, है ना। तो मीन जो मछलियाँ हैं उनके बारे में पूछ रहा है। आपके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है ऑप्शन कि उनके पास एक सुव्यवस्थित शरीर और एक पेशी पूंछ है जो उन्हें गति में मदद करती है। तो देखा ही है, मछली की पूंछ होती है, देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मछली तो सभी ने देखी होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, खैर वापस आते हैं। तो ये बात सही है, जो मछली की पूंछ होती है उसमें हड्डियाँ पाई जाती हैं, है ना, मांसपेशियाँ होती है जो पूंछ के सहारे से मछली तैरती है। तो ऑप्शन ए तो सही हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? वे ठंडे खून वाले जानवर हैं और शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकती हैं। तो देखिए ये बात हो गई गलत। कोल्ड ब्लडेड एनिमल की जो बात होती है वो बात होती है सरीसृपों या रेप्टाइल्स के लिए। ठीक है, मछलियाँ तो पानी में रहती, बेचारी कहाँ जाएंगी? अगर ज़्यादा सर्दी पड़ेगी भी तो भाई वो मिट्टी में खोद के तो घुस नहीं जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया गलत। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? इनका हृदय दो कक्षों वाला होता है। बात सही है, मछलियों में दो कक्ष पाए जाते हैं। जो एम्फीबियन होते हैं, उभयचर होते हैं, उनमें तीन कक्ष पाए जाते हैं। सरीसृपों में भी तीन कक्ष पाए जाते हैं। फिर चिड़िया और जो आपके कॉर्डेट्स होते हैं, जितने भी बचे हुए वर्टिब्रेटा में, मैमल्स हो गए, जितने भी स्तनधारी हो गए, जितने भी पक्षी हो गए, उनमें चार कक्ष पाए जाते हैं हृदय में। ठीक है, तो दो कक्ष वाला होता है, ये बात भी सही है। ऑप्शन डी क्या करें? इनका कंकाल कार्टिलेज और हड्डी का बना होता है। तो सही बात है, मछलियों में हड्डियाँ भी पाई जाती हैं और कार्टिलेज भी पाई जाती है। कंकाल को कांटे बोलते हैं लोग। ठीक है, तो कांटा वाटा नहीं होता है, वो कंकाल होता है उसका पतला, और कार्टिलेज भी होता है। ठीक है, जैसे शार्क मछली, उसका तो पूरा शरीर ही जो कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज मतलब मुलायम हड्डी जो घूम सकती है, और कठोर हड्डी होती है जो घूम नहीं सकती, मजबूत होती है ना, जैसे हमारे शरीर में पैर की हड्डी हो गई। ठीक है, तो प्रश्न डी भी सही है। गलत पूछा था आपसे, ऑप्शन बी गलत है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 563 का हम लोग आगे बढ़ेंगे।
प्रश्न नंबर 564 आपके सामने ये पूछ रहा है, आपको बताना है जो बेलें होती हैं, है ना, बेलों की जड़ के बारे में बात कर रहा है, जो छोटी छोटी टहनियाँ उसमें निकली रहती हैं हरी वाली, उनके बारे में पूछ रहा है। तो ये जड़ें नोड्स या इंटरनोड से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन बी कह रहा है ये, आपको इसमें गलत का चयन करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है ये पौधों को सतह पर चढ़ने में मदद करती हैं। ऑप्शन सी कह रहा है ये जड़ें चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव करती हैं जो पौधों को दीवारों पर चिपके रहने में मदद करता है। ऑप्शन डी कह रहा है जड़ों पर चढ़ने से पौधों को मिट्टी से जोड़ने में मदद करती है ना। तो आपको इसमें गलत का चयन करना है। देखिए, ये जड़ें जो होती हैं ये नोड्स और इंटरनोड से उत्पन्न होती है, ये बात हमें पता है। अब नोड और इंटरनोड देख लेते हैं कि अगर ये ऐसा है तो इस पर ऐसे जो गड्ढे पाए जाते हैं वो नोड्स बोलते हैं, उनके बीच की जो जगह होती है उसको इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात सही है। ऑप्शन बी क्या करें, पौधों को सतह पर चढ़ने में मदद करता है, तो भाई इनका काम ही है। ऐसे कमज़ोर पेड़ जो अपने आप सीधे नहीं खड़े रह सकते उनमें ये पाई जाती हैं, और किसी ना किसी चीज़ से, जैसे कोई दूसरा पेड़ हो गया या दीवार हो गई, उस पर चढ़ने में मदद करती हैं। तो ये बात भी सही है। ये जड़ें चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव करती हैं, तो भाई चिपचिपा पदार्थ नहीं होगा तो ये चिपकी कैसे रहेंगी, है ना, दीवार पर चिपके रहने होते, ये भी बात सही है। ऑप्शन डी कह रहा है पौधे को मिट्टी से जोड़ने में मदद करेगी, तो भाई मिट्टी से जोड़ने में मदद नहीं करेगी, है ना। मिट्टी से जोड़ने के लिए तो बाकी जड़ें हैं उसके पास, फाइब्रस रूट्स होती हैं इस तरह के पेड़ों में, है ना, कलमों में पढ़ा तो गुच्छेदार जड़ें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन गलत पूछा था, डी गलत है, ठीक है। देखिए, प्रश्न को हमेशा याद नहीं किया था, कई बार हम जो चीज़ें बायोलॉजी देखते हैं उनसे भी कई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 564 हमने देखा, हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 565 आपके सामने, ये आपसे ऊतक के बारे में पूछा है कि आप ऊतक से क्या समझते हैं, टिश्यूज़ के बारे में, कि समान मूल की कोशिकाओं का समूह, असमान मूल की कोशिकाओं का समूह, समान या भिन्न कोशिकाओं का समूह, असंबंधित कोशिकाओं का समूह, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पहले तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि कई सारी कोशिकाएं जब मिल जाती हैं और एक जैसा कार्य करती हैं उसको ऊतक या टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या कि कोशिकाओं का समूह होगा, ये बात तो सब में कॉमन है ऑप्शन में। अब ऑप्शन डी पर अगर देखें तो कह रहा है असंबंधित कोशिकाएं, तो अगर कोशिकाएं संबंधित ही नहीं होंगी तो फिर वो मिलके काम कैसे करेंगी, तो डी तो गलत हो गया, ठीक है। फिर ऑप्शन बी कह रहा है असमान मूल की कोशिकाओं का समूह, तो अगर असमान मूल की कोशिकाओं का जो समूह है उसको ऊतक बोलेंगे तो जो समान मूल की कोशिकाएं उसको क्या बोलेंगे, है ना। तो ए और बी दोनों को ही मिला दिया जाए तो आपकी ऊतक की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी, जो कि सी में मिल रही है कि समान या भिन्न कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऊतक में समान और भिन्न दोनों प्रकार की कोशिकाएं का समूह होता है जो मिलके एक किसी कार्य को करने के लिए सक्षम होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आपके दिल में कोशिकाएं होती हैं, आपके फेफड़ों में होती हैं, आपके जो गुर्दे में, आपके पेट में होती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 565 हमने देखा। चंद्रमणि IAS अकेडमी आपके BPSC 68 के लिए लेके आया है कोर्सेज, क्लास में क्लास और टेस्ट सीरीज़ रहेगी। GS की क्लासेस 2 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं और इसमें 41 टेस्ट डिस्कशन के साथ पूर्ण रूप से कराए जाएंगे। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8002255086 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 565 तक आज हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज का जो चर्चा यहीं समाप्त होती है। कल हम लोग फिर मिलेंगे, प्रश्न नंबर 566 से श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक लगातार तैयारी जारी रखिए, कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।